तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप मेरे पीछे ये पोस्टर तो देख पा रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकअप ऑफ द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म मत पूछना भाई, इतने दिन से हमारा यूएसएसआर चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं जो यूएसएसआर का विघटन हुआ था उसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे। देखो, कल की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया था कि यूएसएसआर के विघटन के पीछे प्रमुख कारण क्या रहे। वैसे बेसिकली प्रमुख कारण नहीं, विघटन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही वहाँ पर, और लोग गोर्बाचेव से क्या उम्मीदें लगा करके रखे हुए थे, गोर्बाचेव ने क्या किया, ऐसे करके बहुत सारी जो टॉपिक्स थी उस पर हम लोगों ने दोस्तों इस वाली वीडियो में जो है बात किया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा और उससे पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ये सेकेंड चैप्टर का पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है भाई। इस पार्ट 3 में हम लोग जो है यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था, ठीक है, वो क्यों हुआ था, इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूएसएसआर के विघटन से, यानी सोवियत संघ का विघटन जो है वो क्यों हुआ, उसके पीछे के आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, फिर उसके परिणाम क्या रहे। तो इन दोनों टॉपिक पर जो है आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो लेक्शन है, ये जो क्लास है, लेक्चर है, आप जो भी समझ लें वो अच्छा लगेगा। और भाई वीडियो पूरा देखना। एक चीज़ और, अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़कर जाते हो, ठीक है, जैसे किसी कारण से बंद कर रहे हो, तो प्लीज़ एक काम कर देना, कमेंट करके बता देना मुझे कि मैं क्लास 12th में नहीं हूँ, या फिर मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, या आप सही से पढ़ा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, जो भी बात हो। अगर बीच में छोड़ के जाते हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर पूरा देख लिया भाई तो भी बता देना, ताकि अगली वीडियो लाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। देखो, सोवियत संघ ना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी, क्योंकि हमारे सामने दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका, ठीक है, और दूसरी सोवियत संघ। अब ये सोवियत संघ मतलब कोई ऐसा छोटा मोटा ग्रुप नहीं था जिसको किसी ने ऐसा डरा धमका दिया हो तो वो टूट गया हो। ये सच में एक बहुत बड़ा राजनीतिक ग्रुप था, एक संगठन था, एक बहुत बड़ा संघ था, बहुत सारे देशों का। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी ये। पहले नंबर पर अमेरिका हुई, उसके बाद में ये। और सोचो, क्या पता ऐसा होता कि किसी कारण से ये अमेरिका से पीछे ही ना हटता, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होती। तो सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ग्रुप या इतना ज़्यादा पावरफुल जो यूनियन बना हुआ है, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, ये कैसे विकसित हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोवियत संघ पहली बार विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब सिर्फ सोवियत संघ विकसित नहीं हुआ है, दुनिया में बहुत सारी राज व्यवस्थाएं आज तक आई हैं। इतिहास आप उठा करके देख लो, चाहे वो एथेंस की हो या फिर आपकी किसी भी जगह की हो, ठीक है, रोमन सभ्यता हो या कहीं की भी हो, चंगेज खान की हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सबको हार का सामना करना पड़ता है। और उनके हारने के पीछे जो राजनीतिक वजह होती है, जो आर्थिक वजह होती है दोस्तों, हम उन पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं। ये मोटरसाइकिल वाले ना कैसी बाइक का आवाज़ कर लेते हैं, तो ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। तो जो ये पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस में ये मुद्दे रखे जाते हैं कि इनका विघटन क्यों हुआ, या कोई राजव्यवस्था क्यों हार गई, उसे क्यों नहीं अपनाया गया, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है हमारे समझने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के पीछे देखो यहाँ पर बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बट हमने प्रमुख रूप से दो वजह सामने निकाली हैं। पहली वजह हम लोग देखेंगे आर्थिक वजह। आर्थिक इसलिए क्योंकि जनता जो है वो किसी भी शासक से हमेशा एक अच्छी अर्थव्यवस्था की उम्मीद रखती है। और अगर अर्थव्यवस्था किसी देश की, किसी संघ की, किसी यूनियन की, किसी टेरिटरी की, या फिर हम बात करें किसी भी बादशाही की, मतलब एक बादशाह है, उसका जितना साम्राज्य है, उसके अंदर की जो अगर अर्थव्यवस्था है वो ढंग से नहीं काम करेगी, तो जो जनता है वो दोस्तों हमेशा परेशान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोवियत संघ बेसिकली बहुत पावरफुल था, बट यहाँ पर धीरे धीरे सोवियत संघ जो शुरुआत के समय पर पावरफुल था, या फिर कह सकते हैं उसने धीरे धीरे पावरफुल बनना शुरू किया। उसके बाद में ये जो 50 की बाद का समय है, उसमें दोस्तों सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो धीरे धीरे लड़खड़ाने लग गई थी। तो वो कमजोरी इनके अंदर आने लग गई। कमजोरी किस प्रकार से कि इनके पास पैसा नहीं रह गया। पैसा क्यों नहीं रह गया, जो धन था, जो मुद्राएं थी, वो सब कुछ इसलिए नहीं रह गए, संसाधन नहीं रह गए क्योंकि उनका दूसरे डायरेक्शन में प्रयोग किया गया, जनता की आकांक्षाओं को पूरा ही नहीं किया गया, जिसके कारण दोस्तों जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इन सबके बावजूद भी सोवियत संघ नहीं टूटता। तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ थी वो थी गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था। मतलब हम सब लोग देखते हैं यार कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा डेवलप करनी चाहिए, इस
इस साल अगर इतना करिए तो अगले साल थोड़ा सा और करना चाहिए, बिकॉज हर चीज़ बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ों की आवश्यकता अधिक होती जाती है। मगर अगर अर्थव्यवस्था रुकी हुई है तो दोस्तों वहाँ पर डेवलप्ड हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो जनता है वो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम गतिरुद्ध थी, रुकी हुई थी, कोई उसमें प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था। और इन सब के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी दोस्तों वो थी सोवियत संघ का सबसे ज़्यादा पैसा जो था वो हथियारों पर खर्च करना, सैन्य सामान पर खर्च करना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सोवियत संघ ने अपना ज़्यादातर संसाधनों का प्रयोग, ज़्यादातर जो पैसे का प्रयोग है वो हथियारों की होड़ में खर्च कर दिया। अपने हथियार कम ना पड़ जाए, अमेरिका से वो हमेशा आगे रहे, तो इन सारी चीज़ों में उसने खूब पैसा खर्च किया। इसके अलावा जो सैन्य व्यवस्था थी दोस्तों उसमें पैसा खूब खर्च किया, तो अर्थव्यवस्था तो कमज़ोर होनी ही होनी थी, क्योंकि जो इनकम का ज़्यादातर जो हिस्सा है दोस्तों देश के पूरे सोवियत संघ का वो सारा उधर ही जा रहा था। चलो इसके बाद में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान सकते हैं, जनता मान सकती है कि भाई हमारे देश के लिए पैसा खर्च किया जा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा और कारण सामने देखने को मिलता है, वो है पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर व्यय करना। मतलब ये हुआ, देखो पूर्वी यूरोप के देश यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे थे जो सोवियत संघ ने अभी हाल फिलहाल में फांसीवादी ताकतों से छुड़ा करके अपने में शामिल किया था। अब वो बेचारे देश काफ़ी पिछड़े हुए थे, ठीक है, पिछड़े देश थे। इसके अलावा मध्य एशियाई देश भी कुछ हद तक पिछड़े हुए थे, लेकिन सोवियत संघ ये लगातार कोशिश कर रहा था कि जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं वो वापस मेरे हाथ से चले ना जाएं। तो उनके विकास पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत पैसा खर्च कर दिया। और इस चीज़ को बिल्कुल ठीक इस उदाहरण से समझो, जैसे कि कोई एक आदमी है और उसके पड़ोस में एक दादी दादा रहते हैं, तो वो जो आदमी है ना, हम उसका नाम मान लेते हैं पवन है। आप में से अगर कोई पवन है तो अपने ऊपर मत मानना, बस एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम मान लो। तो ये जो पवन है थोड़ा लालची किस्म का है, और ये जो दादी दादा हैं ये बूढ़े हैं, ठीक है, इनकी अपने लड़कों से बातचीत बनती नहीं है। तो ये जो पवन है ये क्या करेगा, उन दादी दादा की बहुत सेवा करने लग जाएगा, उनको खूब अच्छा खिलाएगा, उनको खूब पिलाएगा और अच्छे से उनको घुमाएगा, हर एक काम उनके लिए बहुत अच्छा करेगा। अगर वो सगा बेटा होता तो उतना अच्छे से नहीं करता, लेकिन वो सगा नहीं है इसलिए उतने अच्छे से करेगा, ताकि दादी दादा की जो ज़मीन संपत्ति है वो सब कुछ उनको मिल सके। इसके अलावा और भी जो चीज़ें, उनकी जो पावर है दादी दादा की, वो उनको मिल सके। तो इसी तरीके से ठीक ये जो सोवियत संघ था ना, इन्होंने पूर्वी यूरोपीय देशों पर बहुत पैसा खर्च किया ताकि वो उनके हाथ से निकल ना जाए और वो दूसरे ग्रुप में जाकर के ना शामिल हो जाए। मतलब अपने ग्रुप में शामिल रखने के लिए उनके विकास पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। और इतना ज़्यादा जो खर्चा था दोस्तों वो सोवियत संघ के बस की बात नहीं थी कि इतना सारा खर्चा मैनेज कर सके। सैन्य सामान में भी खूब खर्चा जा रहा है, हथियारों की होड़ में पैसा लग रहा है, ठीक है, और इसके अलावा जो है दूसरे देशों की इकोनॉमी बिल्डअप कर रहे हैं ताकि वो कहीं बाहर ना चले जाएं, उनकी खातिरदारी करने में, उनकी मेज़बानी करने में खूब पैसा खर्च कर दिया। तो ये कुछ बड़े मुद्दे थे। इसके बावजूद भी शायद सोवियत संघ नहीं विकसित होता, क्योंकि ये तो छोटे छोटे कारण है जो जनता को बरगला करके मना किया जा सकता है। जो बड़ा एक कारण जनता को नजर आने लग गया वो था दोस्तों पश्चिमी देशों की जानकारी इनको होने लग गई। मतलब अब तक इनको ये बताया जा रहा था कि सोवियत संघ बेस्ट है, मतलब सोवियत संघ की जो तरक्की है, जो इसकी इकोनॉमी है वो बेस्ट है, इससे अच्छा दुनिया में कोई और है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि यार पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं और पश्चिमी जो देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश हैं दोस्तों, ये बहुत डेवलप्ड हैं, ठीक है, इनकी इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है, इनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत डेवलप्ड है, और हम इनसे बहुत पीछे रह गए। तो दोस्तों यहाँ के जो लोग थे, सोवियत संघ के लोग जो थे, इनको बड़ा ही मानसिक झटका लगा कि मतलब अभी तक हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, हमारी सरकार हमको बेवकूफ़ बना रही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और पड़ोसियों की जो अर्थव्यवस्था है बहुत वीक है, बट एकदम सेम उल्टा कहानी चल रही है। तो ये सारे कुछ कारण थे, आर्थिक कारण। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ राजनीतिक कारण भी। तो राजनीतिक कारण में दोस्तों जो प्रमुख कारण है वो है, सबसे बड़ा वो था कम्युनिस्ट पार्टी का होना। अब कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक देखो सोवियत संघ पर शासन कर रही थी, लेकिन शासन करने के दौरान दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो धीरे धीरे बदलने लग गई। सबसे पहला जो उन्होंने काम गलत किया वो था जनता के प्रति जवाबदेह ना रहना, ठीक है, क्योंकि इतने लंबे समय से शासन कर रही थी तो वो सोचने लग गई कि जनता बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ी के कारण उन्होंने जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई, जिसके कारण वो अपनी मनमानी करने लग गए और जनता जो थी वो कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई इस कम्युनिस्ट पार्टी के शासन से। इसके बाद में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो सबसे एक और बड़ा प्रॉब्लम दिखने लग गया वो था गतिरुद्ध प्रशासन का होना। गतिरुद्ध प्रशासन मतलब प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, थमा हुआ है। प्रशासन को काम करना चाहिए, सबको मिल करके जो है एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल था ही नहीं। व्यापक भ्रष्टाचार भी फैलने लग गया था लोगों के बीच में। जो ये देखो छोटे छोटे कारण हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे कारण जब जनता की नज़र में आते हैं ना, तो जनता की नज़रों से सरकार जो होती है वो गिर ही जाती है। फिर एक और बड़ी चीज़ थी कि अगर सरकार से कोई गलती हो जाती है तो सरकार उसकी माफ़ी नहीं मांगती, और चलो गलती हो गई तो उसको सुधारना भी नहीं है, वो गलती रिपीट पर रिपीट हो ही जा रही है। तो ये कुछ ऐसे राजनीतिक कारण है दोस्तों जो जनता जो है कभी भी इग्नोर नहीं करती, और शोभे संघ का विघटन जो था वो यहाँ पर होना तय होने लग रहा था। और शासन में कोई खुलापन की इच्छा ही नहीं थी। खुलेपन का मतलब होता है सब कुछ ओपनली काम करना। अपने देश में देखिए हर एक चीज़ ओपनली होती है, बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, उनको नहीं जनता को रिवील किया जा सकता, बट फिर भी मोस्टली चीज़ें ओपन होती हैं। हर एक चीज़ का बजट बताया जाता है, हर एक चीज़ का पैसा बताया जाता है कि जैसे कोई रोड बना है तो इसमें कितना लागत आया है, और कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, कौन कौन सी धाराएं कानून हैं, कौन से नए कानून बन रहे हैं, कौन सा अपडेट हो रहा है, हर एक चीज़ जनता तक ओपनली बताई जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, अब चलो ठीक है, इतना बड़ा तो पॉइंट नहीं है ये सारा कुछ, इसको इग्नोर किया जा सकता है जैसे मैं बोलूँ। और आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है, सरकार होती है कई बार, सोवियत संघ फिर भी विकसित नहीं होता। तो यहाँ पर जो कारण आने लग गया बड़ा वो ये था दोस्तों कि सोवियत संघ का आप एक बार आकार देखो मैप में, आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो सोवियत संघ में आ रही है। आधे से ज़्यादा नहीं, फिर भी लगभग आधी तो 40% तो आ ही रहे थे, 40-30% तो थे ही थे। उसके बावजूद, इतनी बड़ी दुनिया के बावजूद भी सत्ता इनकी जो थी वो केंद्रीकृत थी। सत्ता का केंद्रीकृत होना क्या होता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा देश है ना, जैसे आप सोवियत संघ को ही ले लो, देश नहीं एक पूरा का पूरा तो यूनियन है सभी देशों का, तो उन सभी पर एक ही केंद्र पर बैठा हुआ, किसी एक जगह पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो शासन चला रहा है, रूल्स बना रहा है। तो सोचो ये कैसे पॉसिबल है यार कि इतने बड़े देश के लिए आप रूल्स बनाओ। मैं तो सोचता हूँ कि जो मेरा कॉलेज है वो इतना ज़्यादा बड़ा था, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे दोस्तों वो कैसे सारी चीज़ों का फैसला लेते होंगे, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते होंगे। तो उनको ध्यान रखना पड़ता है ना प्रिंसिपल को कि ये चीज़ कैसी हो रही है, वो चीज़ कैसी हो रही है, वो चीज़ कैसी हो रही है। तो सोचो एक प्रिंसिपल जब इतने बड़े कॉलेज को चलाने के लिए बड़ा ही उसका सर दर्द हो जाता है, तो फिर कैसे पूरे इतने ज़्यादा बड़े साम्राज्य को चलाया जा सकता है। तो सत्ता केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए, उसको कई भागों में बटे होना चाहिए। जैसे अपने भारत में ही देख लो, क्या है कि एक केंद्र है जिसमें मोदी जी अभी शासन कर रहे हैं, और वो पूरे देश के लिए शासन कर रहे हैं, बट उन्होंने अलग अलग पार्ट में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, हरियाणा, सभी जगह पर अलग अलग सरकार बनाई हुई हैं। वो सरकार बेसिकली जनता ने चुन रखी है। अब उनको रेगुलेट करने के लिए मोदी जी हैं, और वो अपनी अपनी जो प्रदेश है दोस्तों वहाँ पर रेगुलेशन चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक है ना। और उन प्रदेशों में भी कई जगह पर जो पार्ट है, एरिया है, वो डिवाइड है, और वहाँ पर भी क्षेत्रीय शासन लागू है। तो सोचो कितनी ज़्यादा जो अपने यहाँ के शासन है वो डिवाइडेड है। अब यहाँ पर तो इतना बड़ा पार्ट था सोवियत संघ में, उस पर केवल केंद्रीकृत सत्ता थी, जिसके कारण भाई ये सरकार जो है लगभग ढंग से नहीं चल पाई। और दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम और हुई, वो ये थी कि कुछ नागरिकों को ना बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे, खास करके ऐसे नागरिक जो सत्ता में रहते थे। जैसे कोई अधिकारी है तो उसको बहुत अधिकार प्राप्त है आम जनता से। इससे क्या होने लग गया, इससे जो जनता थी वो अपने आप को इन अधिकारियों से अलग थलग महसूस करने लग गई, और ऐसा सोचने लग गई कि ये जो अधिकारी हैं दोस्तों ये इनसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, और अपने आप को इनसे जोड़ करके ही नहीं देख पाई, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होने लग गई। और जनता जो थी वो सोवियत संघ से पूरा मन बना चुकी थी कि अब भाई सोवियत संघ हमें नहीं चाहिए। तो इन्हीं सारी कमियों के चलते दोस्तों जो गोरबाचेव थे, गोरबाचेव आए और उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये सारी गलतियां हो रही हैं। गोरबाचेव ने सुधारने की कोशिश भी करी काफ़ी सारी, और गोरबाचेव जो थे वो इन सारी चीज़ों को सुधारना भी चाहते थे। जो आर्थिक कारण थे, जो राजनीतिक कारण थे, वो अपनी तरीके से काम कर रहे थे गोरबाचेव। हालांकि कुछ काम उनके भी गलत हुए, लेकिन सारे गलत नहीं थे। अब देखो इंसान है, वो भगवान तो है नहीं कि सारी की सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे। एक दो चीज़ें उनसे मिस्टेक हुई, लेकिन मोस्टली जितनी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर देखी, अभी तक ये डिस्कस किया, उन सारी प्रॉब्लम्स पर गोरबाचेव जो थे वो ध्यान दे रहे थे। पिछली वाली वीडियो में भी आप देखना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हुई हैं, उन सब पर भी गोरबाचेव ध्यान दे रहे थे और उनको ठीक करना चाह रहे थे। लेकिन जनता जो थी वो दोस्तों अलग ही रवैये में आ चुकी थी, क्योंकि गोरबाचेव काफ़ी लेट में आया, उन्होंने काफ़ी देर में इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया। तो गोरबाचेव जो काम कर रहे थे दोस्तों, उस पर जनता की दो प्रकार की राय बनने लग गई। पहली राय तो ऐसे लोगों की थी जो दोस्तों गोरबाचेव के आती बहुत ज़्यादा
अपने अरमान लेकर के बैठ गए। ठीक है, उन्होंने बहुत आकांक्षाएं कर ली कि भाई अब गोरबाचेव आ गए, अब हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो मान के चलो जैसे आप अपने पिताजी से रात में, जब आपके पिताजी काम करके घर आप वापस आते हैं, कोई भी काम करते हो, चाहे वो पुलिस हो या फिर किसान हो, कोई भी हो, ठीक है, तो जब वो घर पे वापस आते हैं तो आप एक अनुमान लगा करके बैठो कि जब वो आएंगे तो खिलौने मेरे लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, आपने बोल दिया फोन पे खिलौने लेकर के आना। अब आपके पिताजी आते समय एक डॉल ले आते हैं, या फिर बच्चा है कोई तो उसके लिए कार छोटा सा खिलौने वाला ले आते हैं। ठीक है, और आप अनुमान लगा के बैठे थे खिलौने आएंगे, वो लाए हैं केवल एक खिलौना। तो आपको ना ये देख करके बड़ा बुरा लगेगा कि मैं तो खिलौने बोला था, मतलब इतने ट्रक भर के खिलौने लेकर के आओ। ठीक है, और वहां पर दोस्तों आप जो है थोड़ा सा रुष्ट हो जाएंगे कि सिर्फ एक खिलौना। ऐसे ही गोरबाचेव दोस्तों जब अपने शासन में सुधार कर रहे थे, ठीक है, इन सोवियत संघ की जितनी भी कमियां उनको सुधार कर रहे थे, तो जो लोग थे उन्होंने दोस्तों बहुत सारे अरमान लगा लिए कि गोरबाचेव ये कर देंगे, गोरबाचेव वो कर देंगे। ठीक है, और गोरबाचेव जिस गति से कर रहे थे वो बड़ी धीमी गति थी, तो लोगों को लगने लग गया कि यार गोरबाचेव को बड़ी तेजी से काम करना चाहिए। वो सबकी आकांक्षाएं जो थे वो पूरी नहीं कर सके, लोगों के जो अरमान थे दोस्तों धरे धरे रह गए। हालांकि धीरे काम कर रहे थे लेकिन कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सोचने लग गए कि गोरबाचेव को बड़ी तेजी से कदम उठाने चाहिए। और वहीं पर दूसरे प्रकार के जो जनता के लोग थे जो इस सोवियत व्यवस्था से बहुत ज्यादा लाभ कमा रहे थे। अभी लाभ कमाने वाले कौन थे? अधिकारी लोग जो गद्दी पर बैठे हुए, जो शासन पे बैठे हुए हैं, उनको तो डेफिनेटली लाभ होगा, क्योंकि एक तो वो विशेषाधिकारी हैं, दूसरे ऊपर से वो सोवियत संघ में अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ऐसे लोग दोस्तों बड़ा नाराज होने लगे कि गोरबाचेव आते ही हमको तो हटा देंगे, तो वो लोग गोरबाचेव के खिलाफ हो गए। उधर साइड में दूसरे लोग गोरबाचेव से अरमान लगा के बैठ रहे थे, उनको अरमान नहीं पूरे हो रहे हैं, और इधर ये लोग खिलाफ होते जा रहे। तो गोरबाचेव का समर्थन जब था वो हर तरफ से चला गया, मतलब कोई भी गोरबाचेव का समर्थन करने वाला था ही नहीं। तो बेचारे लोग करे भी तो करे क्या। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों जनता के सामने आई। इसके अलावा भी दोस्तों इतना सब हो गया था, फिर भी अगर जो ये आपका सोवियत संघ है इसका विघटन नहीं होता, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो देखने को मिली दोस्तों वो थी राष्ट्रवादी भावना। ये राष्ट्रवादी भावना क्या होती है? जैसे आप अपने देश के प्रति जब भावनाएं रखने लगते हैं, बहुत अच्छी है, आपको अपने देश से प्यार हो जाता है, तब दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवादी भावनाएं आपके अंदर जागने लग गई हैं। एक और चीज़ है दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि हमें अपने देश पर, अपने ऊपर, देश ही नहीं, हमें अपने ऊपर भी अपना ही शासन चाहिए। ठीक है, हम अपने प्रभु, अपने मालिक खुद से ही बने, अपने ऊपर जो रेगुलेशन लगाएं वो हम खुद से ही लगाएं। और सोवियत संघ में रह रहे थे तो भाई कोई दूसरा ही व्यक्ति आपके देश पर रेगुलेशन करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो कोई एक देश ले लेते हैं, यूक्रेन ले लेते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य है, और जो शासन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? मॉस्को से हो रहा है, जो कि रूस में पड़ता है। तो वहां पर बैठे हुए कुछ लोग यूक्रेन के फैसले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो जागने लग गई। और अगर एक बार राष्ट्रवादी भावना जगी ना तो समझ लो देश में वो चीज़ें होने लग जाती हैं जो कभी देश ने सोचा भी नहीं होता है। जैसे अपने ही देश में देख लो, अंग्रेज आए, गुलाम किया, तब तक की तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? हम लोगों के अंदर, सबके अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाएं जागने लग गई। हमें अपना देश आज़ाद चाहिए था, हम सब लोगों ने लड़ाई की, कितना ज़्यादा संघर्ष हुआ। आपने तो बहुत सारी अब तक की कहानियाँ पढ़ी रखी हैं। फाइनली हमने अपने देश को आज़ाद करा लिया। यही सब कुछ दोस्तों वहां पर भी हुआ। जो ऐसे देश थे जो सोवियत संघ के शासन में चल रहे थे, वहाँ की जनता बड़ा ही परेशान होने लग गई थी। उनको लग रहा था कि दुनिया से एक तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, ना हमारी टेक्नोलॉजी आगे रख रहे हैं, ना हमको अच्छे से खाना पीना दे पा रहे हैं, ना हमारी अर्थव्यवस्था सही से जा रही है, तो हम क्यों इनके शासन में रहें? हमें अपनी संप्रभुता प्यारी है, हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखेंगे। राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के अंदर जागने लग गई। तो यहाँ पर दो प्रकार के दोस्तों तर्क दिए जा सकते हैं। पहला जो तर्क है वो ये है कि चाहे सोवियत संघ में सुधार होता, चाहे सोवियत संघ में सुधार नहीं होता, इसके बावजूद भी ये जो संप्रभुता की इच्छा थी ना, ये काफी लंबे समय से विद्यमान थी। लोग धीरे धीरे अपने आप को अलग करना चाहते थे, बट पहल कौन करे इस चीज का वो इंतजार कर रहे थे। और धीरे धीरे फाइनली ये वो समय आ गया था जब पहल करने लायक जो है लोग आगे बढ़ने लग गए, और सोवियत संघ से अलग होने के लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। जनता जो थी वो आक्रोश में आने लग गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ तो निश्चित ही थी, होता ही होता, कभी ना कभी होता, लोगों को देख करके होता। जैसे अपने इंडिया को ही देखते, बोलते अच्छा इंडिया में देखो एक नेता है, ठीक है, जिसको पूरा देश मानता है, और वही अपना नेता उसी देश का है, वही उसके लिए शासन वही उसके लिए नियम बनाता है, कायदे बनाता है, वही उसके लिए नियम कायदे कानून बनाता है, वही उसी देश पर जो है अच्छे से शासन कर रहा है, उसी की बात सभी अधिकारी भी मानते हैं, सब कुछ हो रहा है, और हम दूसरे देश के व्यक्ति की बात क्यों माने? तो कभी ना कभी तो वो अलग हो ही जाते हैं।
है ना। तो सोवियत संघ से अलग होने के तो कारण बहुत सारे थे, यानी संप्रभुता की इच्छा जो थी वो तो कब से ही लोगों में विद्यमान थी। जो दूसरा कारण है वो दोस्तों है गोरबाचेव वाला। गोरबाचेव के सुधारों को राष्ट्रवादियों के, गोरबाचेव के जो सुधार थे दोस्तों, जैसे गोरबाचेव जो सुधार करना चाहते थे इकोनॉमी में चाहे पॉलिटिक्स में, वो दोस्तों जो ये राष्ट्रवादी लोग थे इनके असंतोष को बढ़ाने लग गए। क्योंकि असंतोष का मतलब था ये जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो चाहते थे जल्दी जल्दी चीजें हों, ठीक है। गोरबाचेव बड़ा ही स्लो कर रहे थे। इसके अलावा लोग अब धीमे धीमे देखने भी लग रहे थे कि कोई एक व्यक्ति अब चीजों को सुधारेगा, और जब सुधार देगा तो हम इसी शासन व्यवस्था में फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो गोरबाचेव को देखते हुए वो फटाफट से अलग होना चालू कर दिए, और धीरे धीरे सबके अंदर एक सोच बन गई कि भाई अब सोवियत संघ हमें नहीं चाहिए। फाइनली वो दिन आया, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। उसके बाद में दोस्तों 3 बड़े बड़े जो देश थे उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, सोवियत संघ का खात्मा कर दिया, ठीक है। इसी के चलते दोस्तों एक सोच और डेवलप हुई, लोगों का एक तर्क डेवलप हुआ, खास करके सोवियत संघ के विघटन के बाद में लोगों का एक तर्क डेवलप हुआ कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिससे सोवियत संघ जो है वो विघटित हो गया। तो यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि दोस्तों देखो सोवियत संघ ना, इसमें काफ़ी सारे देश शामिल हैं, पूर्वी यूरोपीय देश शामिल हैं, ठीक है, और मध्य एशियाई देश शामिल हैं, एशियाई देश काफ़ी सारे शामिल हैं। इन सबको मिला करके जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए देश हैं ना वो मध्य एशियाई देश हैं। वो धार्मिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो पॉलिटिक्स रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन वहाँ का सब कुछ बहुत पिछड़ा मामला है, ठीक है, पैसे से लेकर के हर एक चीज़ से वो पिछड़े हुए हैं। तो सोवियत व्यवस्था में सारे लोग ये सोच रहे थे, और यहाँ तक कि हर एक देश का जो व्यक्ति था वो यही सोच रहा था कि जो सबसे पहले राष्ट्रवादी भावनाएं जगेंगी वो इन्हीं देशों में जगेंगी जो कि पिछड़े देश हैं, ठीक है, जो कि पिछड़े देश हैं। जबकि हुआ इसका ठीक उल्टा, ठीक है। जैसे कि जो पिछड़े देश है दोस्तों इनमें ये राष्ट्रवादी भावनाएं जगनी चाहिए थी, बट हुआ इसका उल्टा। जो सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा जो सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा समृद्ध देश थे, जैसे कि यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया दोस्तों, इसके अलावा एक कजाकिस्तान हो गया, ऐसे देश बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सोवियत संघ से। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोगों का मानना था कि मध्य एशियाई देश जो हैं वो राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को पहले उभारेंगे, वो सोवियत संघ से अलग होना पहले चाहेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, जो समृद्ध राज्य थे दोस्तों जैसे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, इसके अलावा जो बाल्टिक क्षेत्र थे, ये सारे के सारे पहले अलग होने की मांग करने लग गए, राष्ट्रवादी भावनाएं यहाँ पर जगने लग गई। कारण क्या था? कारण ये था कि जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, जिनमें काफ़ी कमी है, धार्मिक चीज़ों की कमी है, उन सबको सोवियत संघ में बनाए रखने के लिए इन देशों को, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देशों को दोस्तों काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसको ठीक आप ऐसा समझो जैसे कि आपका एक दोस्त है, वो आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं है, और आप सबके पास में जो पैसे हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा ले करके उसको दिया जाता है, फिर उसको आपके देश में शामिल करके रखा जाता है, ठीक है, आपके ग्रुप में शामिल करके रखा जाता है। और जब उसके पास फिर से पैसा नहीं बचता तो आप लोग फिर अपनी जेब से पैसा निकाल के उसको देते हो ताकि वो ग्रुप में बना रहे। तो इस तरीके से आप लोग उसको अपने ग्रुप में बना करके रखने के लिए अपने पास से पैसा खर्च करो। पैसे वाला कौन? आप। और मजे कौन ले रहा है? वो। तो यहाँ पर वो इसलिए परेशान नहीं हुआ कि उसको पैसे नहीं है उसके पास में, बल्कि आप लोग इसलिए परेशान हो गए कि आपके पैसे से वो यहाँ पर बना हुआ है, आपके ग्रुप में बना हुआ है। तो यही चीज़ हुई दोस्तों यहाँ पर कि जो समृद्धशाली देश थे वो इन जो पिछड़े देश हैं उनको सोवियत संघ में बनाए रखने के लिए काफ़ी भारी कीमत जो है वो अदा कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसके कारण वो पहले ही अलग होने लग गए। यहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो सबसे पहले जगने लग गई। ये देखो थोड़ा गलत लिख गया है, ये लिखा हुआ है परंतु, ठीक है, ये लिखा हुआ है परंतु, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये पता नहीं कैसे कंप्यूटर से हो गया, ये लिखा हुआ है परंतु, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बाल्टिक क्षेत्र जैसे जो राज्य थे वो अलग हुए, ये लिखा हुआ है क्षेत्र, ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों को, ये पिछड़े क्षेत्रों को, यहाँ पर पिछड़े क्षेत्रों को आएगा, पता नहीं कैसा कंप्यूटर का सिस्टम है, कुछ भी हो जाता है, इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि विघटन के परिणाम क्या रहे। सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, तो विघटन से क्या नतीजे निकले? विघटन के दोस्तों बहुत सारे परिणाम रहे, उसमें से सारे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर 3 मोटा मोटी जो कारण हैं दोस्तों वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 3 कारणों में जो सबसे पहला कारण है दोस्तों वो ये है कि शीत युद्ध खत्म हो गया, जो कि हम सब लोग पहले से जानते हैं, जिसका चैप्टर का नाम ही है शीत युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। शीत युद्ध का अंत मतलब सोवियत संघ का अंत मतलब शीत युद्ध का अंत, ठीक है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर दुनिया में नई शांति की संभावना बनी। हुआ क्या था कि देखो जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो लोग ना बड़ा परेशान थे, सब बड़ा असमंजस में थे कि
कौन सा ध्रुव रहेगा, अमेरिका रहेगा कि सोवियत संघ रहेगा, ठीक है। दोनों में तकरार थी, हथियारों की होड़ लगी हुई थी, आर्थिक रूप से सब पिछड़ रहे थे, सारे पैसे सैन्य सामान में लग रहे थे और बहुत सारी जो चीज़ें थी दोस्तों, युद्ध की गतिविधियां वो होती दिखाई दे रही थी। अब फाइनली शीत युद्ध खत्म हो गया और नई शांति की संभावना यहाँ पर आ गई कि अब हो सकता है दुनिया में शांति व्याप्त रहेगी, और अभी तक शांति है। खाली ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, उसको छोड़ के बाकी पूरे दुनिया में लगभग शांति व्याप्त है। छोटे मोटे गृह युद्ध या फिर दो देशों के बीच में युद्ध किसी चीज को लेकर के वो चलते ही रहता है, उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये बड़ा कोई युद्ध नहीं था जिसमें बहुत हानि हुई हो। तो इस तरीके से फिलहाल तो शांति दुनिया में व्याप्त होने की संभावना थी और वो रही भी अभी तक व्याप्त थी, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों हम लोग कारण देख सकते हैं वो है वैश्विक राजनीति शक्ति संबंध, जिसको हम ये समझ सकते हैं कि जब तक ये शीत युद्ध चला, ठीक है, तब तक क्या हुआ कि सब बड़ा असमंजस में ये थे कि पता नहीं कौन अमेरिका महाध्रुव बनेगा, ठीक है, मतलब एक शक्ति बनेगा या सोवियत संघ दूसरी शक्ति बनेगा, या कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया बहुत सारी शक्तियों में बढ़ जाए, ठीक है, कोई देश किसी से मतलब ही ना रखे। सारे अगर अलग अलग शक्तियों में बढ़ जाएंगे तो दोस्तों यही होगा कि कोई किसी से व्यापार नहीं करेगा, कोई किसी से लेगा देगा नहीं, ठीक है, या फिर होगा भी तो सब अपने एक दूसरे पर धौंस जमाते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो विश्व राजनीति शक्ति संबंध थे वो भी दोस्तों पूरी तरीके से बदल गए। अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया और इनको समर्थन देने वाले जैसे विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वगैरह हो गया, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं दोस्तों आगे आई और इन्होंने दुनिया के बहुत सारे नए देशों को, जो नए देश बने थे उनको या किसी को भी सपोर्ट किया और जो है दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी व्यवस्था को लागू रखने में मदद किया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक नई शक्ति संबंध जो था, अमेरिका जो था, वो हम सबके सामने उभर करके आया। उभरा हुआ तो पहले से ही था, वो अकेला बचा, ठीक है, बचा ही नहीं है, बोल सकते हैं उसकी ताकत में ही वो आगे बढ़ गया, जो भी आप समझ लो। तीसरा जो दोस्तों बड़ा हम लोग कारण देख सकते हैं यहाँ पर, वो इन तीनों को मिला करके है कि काफ़ी सारे नए देशों का जो व्यय था, सॉरी व्यय देखो लिखा हुआ है यहाँ पर होगा उदय, ठीक है, काफ़ी सारे नए देशों का उदय हुआ। आप देख सकते हो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कितने सारे नए देश जो थे वो इस सोवियत संघ के टूटने के बाद में आए, उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। बहुत सारे ऐसे देश थे जैसे बाल्टिक क्षेत्र, ठीक है, बाल्टिक क्षेत्रों में कौन कौन आते हैं मुझे कमेंट करके बताओ। बाल्टिक क्षेत्र या फिर और भी बहुत सारे देश दोस्तों, वो कोई नाटो से जुड़ना चाहता था, कोई यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहता था, सबको पूंजीवादी व्यवस्था लागू करनी थी, वो सब कुछ यहाँ पर हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश थे दोस्तों जो मध्य एशियाई देशों या फिर रूस से या चाइना से अपने संबंध बना करके रखना चाहते थे, तो उन्होंने भी अपने संबंध बना लिए ताकि बिजनेस अच्छा किया जा सके, व्यापार अच्छा किया जा सके, कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ बढ़े एक दूसरे में। तो ऐसे ही करके दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हुई। ओवरऑल हम तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, पहला शीत युद्ध का खात्मा हो गया, दूसरा वैश्विक राजनीति शक्ति संबंध बदले और तीसरा नए देशों का उदय हो गया। तो इस तरीके से तीन प्रमुख बड़े परिणाम रहे। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे एक मैप को, जो कि दिखाऊंगा मैं आपको कल, कि सोवियत संघ में कौन कौन से देश थे और इन्होंने किस किस तरीके से सोवियत संघ में शामिल हुए या फिर कब कब अलग हुए, और किनको हम बाल्टिक क्षेत्र कहेंगे, किनको हम मध्य एशियाई क्षेत्र कहेंगे, किनको हम पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र कहेंगे, किनको हम एशियाई देश कहेंगे। सारी चीज़ें आपको जो है जानकारी में दूंगा ताकि आप ये समझ सके, जब भी कोई टीचर, मैं या आप जब पढ़े बाल्टिक क्षेत्र अलग हुए तो आपको पता चले कि इनमें से किन किन देशों की बात हो रही है। जब मैं मध्य पूर्व एशियाई देशों की बात करूं तो आपको पता चले, जब भी मैं ये कहूं कि पूर्वी यूरोप के देश, तो आपको पता चले कि कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो इन सारी टॉपिक्स पर कल दोस्तों हम लोग एक वीडियो में लेकर के आऊँगा, कल या परसों में जब भी वीडियो आएगी, तो आप देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के। तो यही सब कुछ है दोस्तों सोवियत संघ के बारे में, जो कि आपको याद करना है, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो मेरे ख्याल से आप प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप ये वीडियो अभी भी देख रहे होंगे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताना ना भूलें कि ये वीडियो मैंने पूरा देखा है और आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो कमेंट में बताना ना भूलें। ये जरूर बताएं कि आपने वीडियो पूरा देखा है कि नहीं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।